हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 24 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 25 है, अर्थात ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक सीरीज का अंतिम पार्ट है। यानी कि हमने इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी टॉपिक शेष रह जाएंगे वो या तो हम करंट की सीरीज में कंप्लीट करेंगे, करंट की जो इकोनॉमी की सीरीज आएगी, या फिर एग्रीकल्चर की जो मेन से संबंधित सीरीज आएगी वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रीलिम की दृष्टि से आपका लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। क्लियर? और इसमें हम उन अतिरिक्त बातों का अध्ययन करेंगे जो शेष रह गई हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा मिसलेनियस टॉपिक का पार्ट है 25। इसमें हम उन सभी वर्ड्स को देखेंगे जो हमारे शेष रह गए हैं अदर टॉपिक्स में, जो हमने वहाँ पर नहीं पढ़े थे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात, अर्थात ये क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ICOR। इसका क्या मतलब ICOR का? इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्लियर? अब ये होता क्या है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप इस लाइन को समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा नहीं दी। तो आप इसकी परिभाषा समझिए। इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन की एक इकाई के निर्माण करने के लिए हमें जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ICOR, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब आप ये बताइए कि किसी इकाई के निर्माण के लिए अगर हम ज़्यादा पूंजी की डिमांड करेंगे, कहने का मतलब अगर ये काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इससे जो पूंजी है हमारी उसकी दक्षता कम होगी। क्लियर? और जब ये ICOR कम होगा तो हम इससे समझेंगे कि जो हमारी पूंजी है उसकी दक्षता अधिक है। अब इसको और बेसिक से समझते हैं। और बेसिक से मतलब ऐसे समझो कि ICOR का साधारण सा मतलब है कि एक उद्योग को इस्टेब्लिश करने में हमें जितनी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, अब पूंजी अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी तो हम ये मान कर चलेंगे कि इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा खपा रहे हैं तो हमें तो ये पूंजी लागत में उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, अर्थात इसकी जो साख है वो उतनी कम है। ठीक? अब अगर इसी में हम कम से कम पूंजी लगाएं और उत्पादन अधिक से अधिक हो तो हम कहते हैं उस पूंजी की साख काफ़ी ऊंची है। अर्थात जब हम पूंजी कम की बात करेंगे तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि ICOR का मान कम है, अर्थात वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात का जो मान है वो कम है। और जब वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात का मान कम होता है तो उस कंपनी की साख उतनी ही ऊंची होती है। क्लियर? बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना है। फिर आपको पता हो कि वर्तमान जो पूंजी उत्पाद अनुपात है उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर? ये लाइन डायरेक्ट आपसे प्रश्न में यूपीएससी ने पूछा है, इसीलिए मैंने वहाँ से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो आपको याद रखना है कि हाँ, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। फिर जो राजकोषीय घाटा है वो बजटीय घाटे से बड़ा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि राजकोषीय एक काफ़ी बड़ा टर्म है और बजटीय घाटा उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि जब राजकोषीय घाटे में घाटा होगा तो बड़ा घाटा है, और जब बजट में घाटा होगा तो छोटा सा घाटा है। क्लियर? फिर देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि बस्ती घाटा जहां सरकार के कुल व्यय या कुल प्राप्तियों का अंतर होता है, वहीं राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है। वही बात है, लेकिन इसमें बड़ा स्टेप आता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? कई बार आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकती है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, तो आप बता सकते हो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब आपको यहाँ बताने की मुझे ज़रूरत तो है नहीं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मतलब होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए सरकार ने अगर किसी योजना के लिए 1,000 रुपये लॉन्च किए हैं और सरकार ने उसमें 1,500 रुपये खर्च कर दिए, तो ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए इसे ही हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। ये फ़ायदेमंद होती क्यों? क्योंकि जब 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और इसी से हम कहते हैं कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन साधारण रूप में पूछे जाते हैं कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्या शामिल होता है, और लगभग
5 से 6 बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन लाइंस को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत शामिल होता है निवेश, खासतौर पर घरेलू लोक उद्यम या बुनियादी ढांचे में। दूसरा, ऋण का भुगतान और ऋण वितरण पर जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है। क्लियर। फिर है राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं। राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल होता है ब्याज व्यय, प्रतिरक्षा व्यय, प्रमुख राष्ट्र सहायता, रख रखाव व्यय अर्थात प्रशासनिक एवं पुराने कार्यक्रमों पर, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। क्लियर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राजस्व व्यय के अंतर आपको ये पूंजीगत व्यय के फीचर दे देगा, और जब पूंजीगत व्यय आपसे पूछेगा तो उसमें आपको राजस्व व्यय के फीचर दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा फीचर कहाँ का है। क्लियर। फिर है जिस देश की कुल संरचना में प्रत्यक्ष करों का अंशदान अधिक होता है उसे प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील कर संरचना किससे संबंधित है, अप्रगतिशील कर संरचना किससे संबंधित है। अप्रगतिशील में अप्रत्यक्ष करों का अंशदान अधिक होता है और प्रगतिशील में प्रत्यक्ष करों का। क्लियर। फिर है भारतीय जो कर संरचना है वो काफ़ी हद तक प्रगतिशील हो गई है, अर्थात इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डायरेक्ट टैक्सों में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर। अब आप में से कई सारे लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर सरचार्ज और सेस के बारे में बता दीजिए। सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष के बजट में फिर से सेस लगाया गया है और सरचार्ज की बात भी की जा रही। तो देखते हैं ये क्या है। सामान्यतः जो सरचार्ज होता है वो प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। ध्यान देना, अब प्रत्यक्ष कर कौन होते हैं आपको पता है, जिसमें आप डायरेक्ट पे करने जाते हो, जैसे इनकम टैक्स, वो प्रत्यक्ष कर है। आपने कोई वस्तु परचेज की, उसमें आपने टैक्स दिया, वो अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर। सामान्यतः अधिभार सरचार्ज पर लगता है, जबकि जो उपकर है सेस, वो प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों करों के साथ लगता है। आपको अंतर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये लाइन आप याद कर लीजिए। नैसर्गिक विपदाओं से निपटने के लिए जैसे भूकंप, सुनामी, जबकि नियमित विकास कार्यों के लिए उपकर का प्रावधान किया गया है। समझ गए। कहने का मतलब सरचार्ज का उपयोग कब किया जाता है, सरचार्ज तब उपयोग में लाया जाता है जब कोई नैसर्गिक विपदा आ जाए, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें। और जबकि नियमित विकास कार्यों के लिए क्या लगाया जाता है, उपकर। अब आप याद करो कि इस वर्ष सरकार ने अपने बजट में 2% सेस की बात कर रही है, मतलब उपकर की बात कर रही है। किसमें, एग्रीकल्चर में। क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में विकास के कार्यों को प्रमोट करना चाहती है। अब समझ गए कि सेस ही क्यों लाई, सरचार्ज क्यों नहीं लाई। क्लियर। चलिए फिर देखिए कई सारे फैक्ट कि एंजल जो वक्र होता है वो आय व बचत क्षमता के मध्य होता है। अब आप बता दीजिए कि फिलिप वक्र किसके मध्य है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी। लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है, बताइए, याद करिए, गरीबी से। आपने गिनी गुणांक समझा था, किससे संबंधित है, गरीबी से। आपने शेष कला और कीन्स कला समझा था, वो बेरोजगारी और मंदी से संबंधित था। आपने जे वक्र पढ़ा था, वो मुद्रा से संबंधित था। और आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या नाम था, बताइए, कोई याद आ रहा, कोई नहीं याद आ रहा, फिलिप हमने तो पढ़ ही लिया, बस इतना ही था। एंजल वक्र आपको याद रखना है कि आय व बचत क्षमता के मध्य संबंध को दर्शाता है। लेफर जो वक्र है वो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य के संबंध को दर्शाता है। क्लियर। तो आप ऐसे सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर है आपका गैर योजनागत राजस्व व्यय। काफ़ी बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है कि गैर योजनागत राजस्व व्यय क्या होता है। तो आप बताएंगे इसमें कि इसके अंतर्गत ब्याज शामिल है, सब्सिडी शामिल है, किसानों को ऋण शामिल है, सामाजिक आर्थिक सेवाएं शामिल हैं, राज्यों को अनुदान शामिल है, विदेशों को अनुदान। मतलब इसको समझो, बेसिक अगर समझ गए ना तो इस उत्तर को समझ जाओगे। गैर योजना का मतलब कि वो योजना में नहीं था और अचानक हमें देना पड़ गया अपने रेवेन्यू से। तो कभी कभी इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है, कभी सरकार को सब्सिडी देनी पड़ जाती है, कभी किसानों का ऋण माफ़ करना पड़ जाता है, कभी कई सारी सामाजिक आर्थिक सेवाएं लागू करनी पड़ती, कभी कोविड-19 के टाइम पीरियड पे राज्यों को ग्रांट देना पड़ता है और विदेशी देशों को ग्रांट देनी पड़ती है। जैसे इस समय इंडिया कोवैक्सीन के तहत सबको ग्रांट दे रहा है, तो ये सब कर रहा ना, लेकिन फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा तो दिया ही जाएगा, सरकार अपने पास से देगी। पेंशन जैसे आती हैं, रक्षा राजस्व पर किया जाने वाला व्यय, ये सब गैर योजनागत व्यय है। क्लियर। गैर योजनागत कौन सा व्यय, राजस्व व्यय, ये याद रखना। अब है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। ये क्या है,
जैसे रक्षा पूंजी, सरकारी उद्यमियों को ऋण, राज्य सरकारों को उधार, केंद्र शासित प्रदेशों का व्यय तथा गैर योजना व्यय, ये सब शामिल होता है। क्लियर। अब आपको कुछ फैक्ट और देखने हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 4 बार अवमूल्यन किया है, लेकिन कभी भी अधिमूल्यन नहीं किया। आपको पता है अवमूल्यन का क्या मतलब होता है कि डॉलर की तुलना में या किसी भी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को कम करना या उसकी कीमत को कम करना। क्लियर। और अधिमूल्यन कभी किया गया नहीं। व्यापार से अधिमूल्यन बिल्कुल वही चीज़ है जो अवमूल्यन और अतिमूल्यन हम पढ़ते हैं ना, वही चीज़। व्यापार से अभिप्राय दृश्य मदों केवल वस्तुओं के निर्यात तथा आयात खाते में होने वाले शेष से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यापार शेष में क्या दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं? तो नहीं, केवल दृश्य मदें, और उसमें भी वस्तुएं। सेवाओं के आयात तथा निर्यात जैसे जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग, देशों के बीच ब्याज तथा लाभांश का भुगतान और पर्यटकों द्वारा व्यय को व्यापार शेष में शामिल नहीं किया जाता है। ये याद रखना कि कौन सी चीज़ें व्यापार शेष में शामिल नहीं होती। क्लियर। जबकि भुगतान शेष की मदों में इन सबको शामिल किया जाता है। आपसे अंतर पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और फिर से आपसे इसी अंतर पे प्रश्न पूछ सकती है। क्लियर। अब वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, जबकि भुगतान शेष के चालू खाते में दृश्य व अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। हमने ऑलरेडी एफडीआई को पढ़ लिया था अपने प्रीवियस पार्ट में, फिर भी देख लेते हैं कि एफडीआई के क्या क्या लाभ हैं। जैसे इकोनॉमी में क्षमता निर्माण में ये वृद्धि करती हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता है तथा गरीबी में कमी आती है, कंपनियों में बेहतर प्रबंधन शैली का इससे विकास होता है, बाजार में कीमत प्रतियोगिता में बढ़ोतरी होती है या कीमतें बढ़ती हैं। अब इससे हानि क्या है? हानि ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास तकनीकी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो जाती है, जिससे कई सारी जो छोटी छोटी कंपनियां वो वॉलमार्ट और अमेजन के सामने टिक नहीं पाती, और जो उद्यमी हैं वो बाजार प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्लियर। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो उत्पाद उनके विविधीकरण की प्रक्रिया में होते हैं, जो कि पाश्चात्य रुचि की वस्तुओं को भारतीय समाज में लोकप्रिय बना देती हैं, जिससे भोगवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। जब भी आपसे अगर इंडिपेंडेंट सरल से सरल प्रश्न पूछते कि एफडीआई क्या होती है, तो वो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा। एफडीआई के क्या लाभ हैं, एफडीआई की क्या हानियां हैं, तो आप बता सकते हो और वर्तमान संदर्भ की स्थिति का उल्लेख कर सकते हो, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको सामान्य पुस्तकों में मिलते नहीं हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे कवर किया। अब है अवमूल्यन से क्या लाभ है? वही मुद्रा की कीमत को गिरा देना। इससे क्या होता है कि घरेलू कीमतें तत्काल नहीं बढ़ती, इसलिए विक्रय से होने वाला मुनाफा स्थिर रह जाता है। अवमूल्यन से आयात की लागत बढ़ जाती है, जिससे आयातकों का मुनाफा कम हो जाता है। अवमूल्यन से विदेशी वाणिज्यिक उधारी की भी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप देखो। अवमूल्यन के कारण अनिवासी जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज का रुपए मूल्य बढ़ जाता है। समझ गए कहने मतलब जब हम अवमूल्यन करते हैं तो उससे नुकसान कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। फ़ायदा तो हमने बता दिया था कि उससे निर्यात बढ़ता है। फिर है भुगतान संतुलन खाते में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके समाधान के लिए रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। तो आप ये चीज़ें देख लिए। अब अवमूल्यन के नकारात्मक पक्ष क्या है? अवमूल्यन के कारण मतलब अन्य नकारात्मक पक्ष, और अवमूल्यन के कारण घरेलू वस्तुओं की आपूर्ति एवं आयातित वस्तुओं की आपूर्ति दोनों कम हो जाती है, जबकि मांग यथावत बनी रहती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। फलतः महंगाई की दर बढ़ जाती है और उपभोक्ता की विषमता बढ़ती है। क्लियर। अवमूल्यन से व्यापारिक साझेदार देशों का चालू खाता बढ़ता है, पूंजीगत खाता अधिशेष कम होता है तथा उनका विदेशी विनियमन कोष कम होता जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब पूंजीगत खाता क्या होता है, चालू खाता क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि चालू खाता के अंतर्गत जो सरकार है वो अपने सभी लेन देन को मेंटेन रखती है। पूंजीगत खाता के अंतर्गत क्या होता है, सरकार जहाँ से लोन वगैरह लेती है कर्ज के तौर पर, उसको मेंटेन किया जाता है। क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए। और इसे मेंटेन कौन करता है सरकार की तरफ से? देश का केंद्रीय बैंक। क्लियर। विदेशी संबंधों में कड़वाहट आती है, इसलिए अवमूल्यन की नीति को बेगर द नेबर पॉलिसी कहते हैं। अब आप बताइए, जब हम अपने यहाँ के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने मूल्य को अवमूल्यित कर देंगे तो क्या होगा? कई सारे देश जिनका एक्सपोर्ट पहले से ही कम था वो नाराज़ हो जाएंगे, हमारे पड़ोसी खास तौर पर। ठीक है। दूसरी चीज़
कि पूंजी खाते में संयमित तरीके से परिवर्तन किया गया है, इसलिए यह अभी तक पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं हो पाया। यूपीएससी आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछी है कि क्या पूंजी खाता पूर्णतः परिवर्तनीय है। जैसे चालू खाता पूर्णतः परिवर्तनीय है, बट पूंजी खाता पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो क्या दूसरे तरीकों में, तो ऐसा इसमें नहीं है। फेमा एंड फेरा की अपेक्षा अधिक उदार नियम है। फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित ये नियम है, तो ये आपको याद रखना नहीं है। फेरा और फेमा पहले इंपॉर्टेंट होते थे, अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। भुगतान शेष के धनात्मक होने पर विदेशी विनियमन कोष में वृद्धि होगी। वही चीज़ है कि अगर आपने क्या किया है आपके यहाँ से पैसा कम गया है और बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा आया है, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ धनात्मक विनिमय कोष में काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही कुछ फैक्ट और देख लो। फैक्ट क्या है कि विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में संतुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि आईएमएफ में यही ऋण कैसे होते हैं, अल्पकालीन। क्लियर, तो ये डिफरेंस आपको पता हो। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट किसी भी आवेदक देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि एक सीमित अवधि के लिए प्राप्त होता है। समझ गए। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी विशेष वस्तु या सेवा को खास पहचान प्रदान करता है और इस तरह वह उसे नकल किए जाने से बचाता है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट मौलिक साहित्यिक कार्यों के संरक्षण का साधन है। ये संरचनाएं अस्तित्व में आती हैं कि रचनाकर्ता की संपत्ति बन जाती हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन किसी उत्पाद का संपूर्ण या आंशिक प्रस्तुतिकरण होता है, जो उसके रंग, रूप, आकार अथवा किसी उत्पाद की सामग्री या उसकी पैकेजिंग की विशेषताओं की परिणति होता है। क्लियर, अब आप ये समझ गए। अब इनको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप श्री आईएएस एकेडमी में कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही पढ़ाने लगे दूसरा चैनल बनाकर, तो वो क्या करता है, वो कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है। क्लियर। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि जैसे कि हमारा जो ये लोगो है श्री आईएएस एकेडमी का, ये लोगो, तो आप इसको देखिए, श्री आईएएस जैसे लिखा गया है, ये अब कोई भी ऐसा नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेडमार्क हो गया। क्लियर। पेटेंट का क्या मतलब, पेटेंट का मतलब ये है कि यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है श्री आईएएस एकेडमी, वो हमारा पेटेंट है। अब कोई भी उस नाम से दूसरा यूट्यूब पे चैनल नहीं बना सकता। क्लियर। तो आप समझ गए, हर चीज़ का अलग अलग मतलब है। डिज़ाइन कि जैसे हमने श्री आईएएस की जो डिज़ाइन बनाई है, ऊपर जो मयूर पंख लगा हुआ है और आईएएस लिखा हुआ है, किस तरीके से आईएएस डिज़ाइन में लिखा हुआ, किस हमने वर्ड को, टेक्स्ट को इनकोड किया है, तो ये डिज़ाइन हो गई। ये भी कोई नहीं कर सकता है। क्लियर। अब इसी से संबंधित पेटेंट और इन सारी चीज़ों से संबंधित एक समझौता है डब्ल्यूटीओ से, जिसका नाम है ट्रिप्स। यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछे कि ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है, और आपको ये भी पता हो कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कौन सी ये सारे जो समझौते होते हैं पेटेंट राइट के, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वीपो आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क की बात करता है, जीआई टैग की बात करता है, औद्योगिक डिज़ाइन की बात करता है डब्ल्यूटीओ में, पेटेंट की बात करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन की, और अप्रकाशित सूचना की। क्लियर। आपको पता हो भारत एपिक का सदस्य नहीं है। देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो प्रीलिम की दृष्टि से या मेंस की दृष्टि से, उनको कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। ये एपेक हो गया, एससीओ हो गया, डब्ल्यूटीओ, इन सबको हम अध्ययन करेंगे, आईएमएफ वगैरह को। वर्ष 2015 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई भारत की, और 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? देखिए, लिंगानुपात का सामान्य सा मतलब ये होता है कि हमने 1000 पुरुषों की तुलना में ये देखा कि कितनी महिलाएं भारत में हैं। समझ गए? पुरुषों की संख्या के अनुकूल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो हमें पता चला कि पहले तो 933 महिलाएं 1000 पुरुषों में शामिल थीं, अब 943 हो गई हैं। क्लियर। यानी कि लैंगिक जो भेदभाव है वो अब कम हो रहा है। क्लियर। लैंगिक समानता की ओर हम बढ़ रहे हैं। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है। कोडेक्स क्या होता है? कोडेक्स को खाद्य एवं कृषि संगठन तथा डब्ल्यूएचओ के साथ खाद्य मानक कार्यक्रम के अंतर्गत तय किया गया। अर्थात
कोडेक एक ऐसा मेजरमेंट है जो फूड सेफ्टी या फूड की जो इंडस्ट्री है उसके तहत एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, खाद्य व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा लिए गए सभी खाद्य मानक कार्यक्रमों में समन्वय को बढ़ावा देना। क्लियर। फिर है हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या होता है ग्रीनफील्ड? को आपको मतलब है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, आप ये नाम सुनते हो। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है उस जगह में पहले से कोई निर्माण नहीं था, उसमें नए तरीके से निर्माण किया गया, जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी। दूसरा है ब्राउनफील्ड, वहाँ पे पहले से कोई निर्माण था लेकिन अब उसे तोड़कर फिर से उसे सुनियोजित ढंग से बसा दिया गया, वो हो गया ब्राउनफील्ड। क्लियर। ग्रीनफील्ड क्या है? ग्रीनफील्ड का अर्थ है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ है ऐसे हवाई अड्डों से जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि नई तकनीकी के माध्यम से इसे डेवलप किया जा रहा। भारत में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में 100% FDI की अनुमति है। हैदराबाद में एशिया का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। क्लियर। फिर है अंतिम पॉइंट हमारा, केवल केंद्रीय बैंक ही देश के विदेशी मुद्रा कोषों का अभिरक्षक है, वाणिज्यिक बैंक नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन जो IMF जो फॉरेन रिजर्व होता है उसको रक्षा करता है, तो आपको पता होना चाहिए वाणिज्यिक बैंकें इसमें शामिल नहीं हैं, इसमें केवल और केवल केंद्रीय बैंक की भूमिका होती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट को कंप्लीट किया, साथ ही हमने अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया। हमने काफ़ी सरल तरीके से, काफ़ी सहज भाषा में पूरी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट किया है और आपको हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर ट्रेडिशनल में इंडियन इकोनॉमी से ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, ना ही आपको किसी भी तरीके का बाहर से क्वेश्चन मिलेगा। टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल भी मत जाइए, आप UPSC के बैक ईयर को ध्यान में रख कर ही इस क्लास को करिए। दूसरी चीज़, जो टॉपिक्स आपके रह गए जैसे संगठन के बारे में और कुछ नई शब्दावलियाँ, तो वो करंट में आती हैं, इसलिए हम उसको करंट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे अपनी करंट की सीरीज में। लेकिन इस ट्रेडिशनल को आप सबको इतना ही पढ़ना होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना होता है। क्लियर। तो आप क्या करें, अब बस इसी ट्रेडिशनल को रिवाइज करें। इसकी PDF हम पूरे जितने भी पार्ट्स 25 पार्ट्स हैं उनकी PDF टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप में से जो लोग टेलीग्राम लिंक पे ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पूरी इकोनॉमी सीरीज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा करंट की जब हम सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे बचे हुई जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे। आपको बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कहीं पे कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो कर रहिए कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे बैंकिंग हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता। क्लियर। और इतने सरल तरीके से आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता। क्लियर। तो उम्मीद है आपको इस सारी सीरीज के टॉपिक्स, सारी सीरीज के पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आपने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सहजता से सुना होगा। उम्मीद है आपको ये इकोनॉमी की सीरीज हमारी आपके लिए योगदान दे सकती है। तो चलिए, इस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी की सीरीज को कंप्लीट किया। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट सीरीज के साथ में जिसको हम कंप्लीट करने की शुरुआत करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।